हेलो बच्चों, आज हम आपका 9th क्लास का सेकेंड पार्ट जो है लाइन्स एंड एंगल्स उसको लेके आए हैं। फर्स्ट जो आपका एक्सरसाइज था आई थिंक यूक्लिड ज्योमेट्री, उसका सारा एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका है लाइन्स एंड एंगल्स, न्यू बुक में आई थिंक चैप्टर 5 में है। तो लाइन्स एंड एंगल्स में जो आपका लाइन्स का जो आपका डिफिनेशन था वो डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका जो है एंगल्स का डिफिनेशन। तो एंगल्स क्या होता है सबसे पहले उसको समझेंगे। तो एंगल सबसे पहले जो हम लोग दैट्स आई थिंक जूनियर क्लास में जो पढ़े हुए थे वो था कि अगर दो रे को हम लोग एक पॉइंट में, दो रे अगर सेम पॉइंट पे अगर इनिशिएट करता है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। ऐसे हम लोग पढ़े हुए थे कि अगर डिफरेंट डिफरेंट रे है आपके पास, अगर डिफरेंट डिफरेंट रे है, और अगर सेम पॉइंट से वो ओरिजिनेट कर रहा है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये हम लोग एंगल का फॉर्मेशन पढ़े थे। लेकिन एक्चुअल एंगल का डिफिनेशन क्या होता है कि जब कोई एक पॉइंट से क्या करता है, रोटेट करना चालू करता है तो एंगल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन एंगल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अराउंड इट्स फिक्स पॉइंट। रे का हम जानते हैं, रे में एक फिक्स पॉइंट होता है, एक टर्मिनल पॉइंट होता है, मतलब एक पॉइंट आपका फिक्स होगा, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटली चलते रहेगा। तो अगर कोई भी रे आपका एक पॉइंट के अबाउट अगर वो रोटेट करना चालू करता है तो जाके एंगल का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? एंगल का फॉर्मेशन होता है। ये होता है एक्चुअल डिफिनेशन ऑफ एंगल। लेकिन एंगल का फॉर्म कैसे होता है वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो रे का सेम इनिशियल पॉइंट होता है तो एंगल का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक्चुअल एंगल का डिफिनेशन होता है द अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अराउंड ए फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एंगल। अब जो आपका इसमें जो आप एंगल अगर बनाएंगे, हम यहाँ पे मान लेते हैं ये एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होता है, पार्ट्स ऑफ एंगल। अगर कोई एक यहाँ पे मान लें कि रे लिए हम, ये रे आपका रोटेट करते हुए यहाँ पे आ गया, मान लें कि इसका इनिशियल जो नेम था वो ए था और फाइनल जो इसका पोजीशन हो गया ओ बी हो गया, तो इसमें इसका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हो गए। तो पार्ट्स में फर्स्ट पार्ट जो होगा वर्टेक्स, जो इसका इनिशियल पॉइंट होता है रे का उसको वर्टेक्स बोला जाता है। तो ये आपका जो वो हुआ इसको बोलेंगे वर्टेक्स, इसको आप बोलेंगे वर्टेक्स। नेक्स्ट जो आपका है इनिशियल साइड, आप अभी बताएंगे एंगल का डिफिनेशन क्या होता है। एक रे आपका फिक्स होता है, वहाँ से रोटेट करना चाहते हो तो जहाँ से आपका इनिशियल जो रे है, जहाँ से स्टार्ट किया हुआ है, ये आपका हो गया इनिशियल रे। क्या होता है आपका? इनिशियल रे कहलाता है ये, ठीक है। और जहाँ पे ये फाइनली रुक गया वहाँ पे जाके इसको बोलेंगे टर्मिनल रे, इसको जाके बोलेंगे हम लोग टर्मिनल रे बोलेंगे इसको, ठीक है। लेकिन अब जो एंगल में डिफाइन करेंगे इसको बोला जाता है साइड। ये एंगल का साइड है या फिर आर्म है। ओ ये एंगल का साइड है फर्स्ट साइड, ओ भी आपका एंगल का नेक्स्ट सेकेंड साइड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे एंगल जो होता है, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे कि एंगल जो होता है सिंपल सिर्फ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव सिर्फ नहीं होता है। वो एंगल को हम लोग अगर क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं तो वो आपका नेगेटिव हो जाता है। एंगल को जनरली हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज को बोला जाता है काउंटर क्लॉकवाइज। तो एंगल को हम लोग हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करते हैं, ना कि क्लॉकवाइज में। अगर वो हम लोग क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो उस एंगल को नेगेटिव में लिखा जाता है। जैसे मान लेते हैं ये आपका एक रे है, ये आपका मान लेते हैं मान लेते हैं ये आपका रे है और ये यहाँ से आपका अपना पोजीशन रोटेट करेगा। मान लेते हैं ये आप जानते हैं ये आपका घड़ी होता है, तो घड़ी जो होता है इधर आपका लेफ्ट टू राइट रोटेट करता है। ये होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा है तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन जैसे ये राइट टू अगर लेफ्ट आ गया, तो ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी का उल्टा डायरेक्शन। तो एंगल को जो होता है वो घड़ी का उल्टा डायरेक्शन में मेजर करा जाता है, मतलब आपको इस तरह से रोटेट करना पड़ेगा। तो अगर ये जो आपका इनिशियल रे है रोटेट करके इस डायरेक्शन में इधर आ गया तो यहाँ पे जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो तो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर आपका रे यहाँ पे है और वो रोटेट करना चालू किया घड़ी के डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, तो वो आपका नेगेटिव एंगल होगा। लेकिन हम लोग जो आपका अंडर 10 तक पढ़ते हैं जनरली पॉजिटिव एंगल पढ़ते हैं। लेकिन हम लोग एंगल आपका नेगेटिव भी होता है, एंगल आपका पॉजिटिव भी होता है। तो अभी सिर्फ बेसिक से समझ आएंगे हम लोग कि एंगल जो होगा अगर हम क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो नेगेटिव उसका दैट्स वैल्यू होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज में अन्य को उसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है, उसको उस डायरेक्शन में अगर मेजर करते हैं तो पॉजिटिव होगा। तो जनरली हम लोग एंगल को अंडर 10 तक पॉजिटिव यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज में
दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे। नेक्स्ट पार्ट है इसका, एंगल को आप जैसे मान लेते हैं आपके पास कोई एंगल, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, देखिए मान लेते हैं अभी हम बताएं कि आपके पास एंगल क्या होता है, आपका रोटेशन ऑफ रे अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट। तो ये आपका मान लेते हैं इनिशियल रे है जिसका नाम है OA, दूसरा आपका फाइनल रे जिसका नाम है OB। इसमें जो OA और OB जो है इस एंगल का कहलाएगा आर्म या फिर साइड। OA जो है आपका और OB जो है इस पर्टिकुलर एंगल का कहलाएगा आर्म्स या फिर इसको आप साइड बोल सकते हैं, ये इस एंगल का साइड कहलाएगा, ठीक है। और O जो आपका वो कहलाएगा वर्टेक्स, वो आपका वर्टेक्स कहलाएगा। और इस एंगल को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो इसको सिंपल सा आप लिख सकते हैं एंगल O, या तो लिखेंगे एंगल AOB, या तो लिखेंगे आप एंगल BOA। ये तीन तरीके में से कोई भी तरीका से रिप्रेजेंट करेंगे तो सिर्फ या वो इसी एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगल को रिप्रेजेंट करने का ये तीन अलग अलग वे है, डिफरेंट वेज है। एक आप सिंपल O लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं AOB, और थर्ड में लिख सकते हैं BOA। ये थ्री अलग अलग वेज है इस एंगल को रिप्रेजेंट करने का। नेक्स्ट पार्ट है इसका, देखेंगे नेक्स्ट पार्ट है इसका। अब नेक्स्ट इसका जो है एंगल के बारे में, एंगल डिफाइन करते हैं क्या होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए रे अबाउट इट्स फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड एंगल, ठीक है ना। अब एंगल जो होता है जनरली क्लॉकवाइज में नहीं, एंटी क्लॉकवाइज में मेजर करा जाता है। नेक्स्ट जो एक और बात है कि हर एक चीज़ का जो भी आपका फिजिकल क्वांटिटी होता है उसका एक यूनिट है, क्या है उसका यूनिट है। तो इसका भी एंगल का भी डिफरेंट यूनिट्स होता है। हम लोग जनरली पढ़ते हैं डिग्री, लेकिन डिग्री के अलावा एंगल्स का और भी बहुत सारा यूनिट है, लेकिन अंडर 10 तक हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ते हैं डिग्री, लेकिन डिग्री के अलावा और भी इसका यूनिट है। तो फर्स्ट आप समझिए इसका होगा यूनिट, इसका डिग्री है, सेकेंड रेडियन है, फिर आपका मिनट्स है, सेकेंड्स भी इसका यूनिट है। ये आपका 4 डिफरेंट एंगल का यूनिट है। जैसे डिस्टेंस का यूनिट होता है सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, उसी तरीके से आपका एंगल का भी डिफरेंट यूनिट होता है। एंगल्स का डिफरेंट क्या होता है, यूनिट्स होता है, जिसमें फर्स्ट डिग्री हो गया, रेडियन हो गया, मिनट्स हो गया, सेकंड हो गया। आप जानते हैं डिग्री को कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। मान लीजिए 1 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है तो 1 और ऊपर में कुछ इस टाइप का सिंबल दिया जाता है। रेडियन को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और ये C अगर लिख दिए इसका मतलब तो 1 रेडियन। मिनट्स को रिप्रेजेंट करना है तो कुछ इस टाइप का होता है कि 1 है, यहाँ पे 1 डैश दिया, इसका मतलब 1 मिनट होता है। सेकंड्स को रिप्रेजेंट करना है तो यहाँ पे 1 दिए और अगर डबल डैश दिए तो इस सेकंड को रिप्रेजेंट करा जाता है, इसको पढ़ेंगे 1 सेकंड्स। लेकिन हम लोग को जनरली अंडर 10 तक सिर्फ और सिर्फ डिग्री के बारे में पढ़ना है, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका बेसिक बात था। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ये आपका 11th का फर्स्ट चैप्टर में स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट आपको जो पढ़ना हुआ है टाइप ऑफ एंगल्स। अब टाइप ऑफ एंगल्स में एंगल्स का डिफरेंट टाइप्स होता है। उसमें से फर्स्ट जो टाइप है आपका एक्यूट एंगल है, वो हम लोग जूनियर क्लास से जो आप 7, 8, 6 में पढ़ते आ रहे हैं। तो फर्स्ट जो एंगल आपका है वो आपका है एक्यूट एंगल। और ये एक्यूट एंगल क्या होता है उसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो एक्यूट एंगल को यहाँ पे डिफाइन करा हुआ, देखिए क्या है एक्यूट एंगल, लिखा हुआ है एंगल हुज मेजर इज मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। कहीं भी डिफाइन करा रहता है तो ऐसा नहीं बोलता है कि लेस देन 90 डिग्री, हमेशा बोला जाता है मोर देन 0 डिग्री। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव है, यहाँ से डिफिनेशन से पता चल रहा है। लेकिन बहुत सारे बुक्स में अभी बहुत सारे लोग बताते हैं तो सिर्फ बताते हैं लेस देन 90 डिग्री, लेकिन यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि मोर देन 0 अगर बोला है इसका मतलब कहीं ना कहीं 0 से पहले भी एंगल होगा, मतलब नेगेटिव में होगा। तो नेगेटिव में क्या होने का चांस हम आपको बता दिए कि एंगल को अगर आप क्लॉकवाइज में मेजर करेंगे तो नेगेटिव होता है। तो इसलिए एंगल्स, एक्यूट एंगल कौन सा एंगल कहलाएगा कि ऐसा एंगल जिसका वैल्यू आपका 0 से बड़ा बट 90 से छोटा होगा। 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव। तो इसका अगर इसको अगर हम इसका वैल्यू अगर लिखेंगे, एग्जांपल अगर लिखेंगे तो एग्जांपल अगर लिखेंगे 0 से बड़ा, दैट मीन्स ऑलवेज तो आप पॉजिटिव ही लिखेंगे। और पॉजिटिव में आपका जो होगा 0 से बड़ा अगर आपका 1 डिग्री हो सकता है, आपका 15 डिग्री हो सकता है, ठीक है। आपका इस तरह से चलते चलते आपका बोला है 90 से छोटा, तो इसका मतलब 89 तक लास्ट इसका एंगल होगा। ये सारा एंगल जितना भी होगा 1 से लेकर के 89 तक सारा का सारा एंगल आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। अब इसको ज्योमेट्रिकली अगर रिप्रेजेंट करना है तो अगर आपका एक रे है, यहाँ पे इनिशियल रे है वो है, इसका नाम अगर ए है,
यहाँ से स्टार्ट करना चालू किया तो कुछ इस टाइप का अगर वो पूरा सीधा अगर हो गया तो ये 90 डिग्री होता है। तो जब भी एक्यूट एंगल बनेगा तो इससे छोटा बनेगा हमेशा। इस टाइप का जो भी आपका मेजरमेंट दिया रहेगा ज्योमेट्रिकल वे में तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगल। ये एंगल है या फिर कुछ इस टाइप का ये भी एंगल है तो आपका एक्यूट सिर्फ ये इस टाइप का कोई लाइन सीधा कोई इसी पे परपेंडिकुलर या फिर सीधा खड़ा ना हो जाना चाहिए, तब तक इसको क्या बोलेंगे? ये अगर इस टाइप का है, किसी भी टाइप का है, सिर्फ थोड़ा सा अगर झुका हुआ है तो आपका एक्यूट एंगल के टाइप में आ जाएगा, एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका इसका टाइप तो आप देख लिए 1 डिग्री, 15 डिग्री अप टू 89 डिग्री तक जितना भी एंगल है सारा का सारा आपका एक्यूट एंगल कहलाएगा। इसमें आप 20 डिग्री लिख दीजिए, इसमें आप 30 डिग्री लिख दीजिए, इसमें आप 60 डिग्री लिख दीजिए। ये सारा का सारा चूंकि ये 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है इसलिए इस एंगल को आप बोलेंगे एक्यूट एंगल। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका इसका टाइप में है राइट एंगल। तो राइट एंगल जो होता है ये आपका ऐसा एंगल जिसका वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जैक्टली 90 के बराबर हो। तो लिखा हुआ है एन एंगल हुज मेजर इज एग्जैक्टली 90 डिग्री। मतलब ये पर्टिकुलर एंगल है, मतलब एक फिक्स एंगल है कि 90 डिग्री ही होगा। एक्यूट एंगल में बहुत सारा एंगल हो सकता है आपका 1 to 89 तक। पॉइंट में भी एंगल्स होते हैं बट हम लोग पॉइंट वाला पढ़ते हैं, इंटीजर्स पढ़ते हैं सिंपल। तो यहाँ पे क्या होता है? एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री। क्या होगा आपका? 90 डिग्री, एग्जैक्टली 90 डिग्री जो होगा उसको बोलेंगे हम राइट एंगल। क्या बोलेंगे इसको? राइट एंगल। और ये आपका ज्योमेट्रिकली अगर इसको लिखेंगे तो दो लाइन क्या कहलाएगा? एक दूसरे पर जो परपेंडिकुलर होता है कुछ इस टाइप का सिंबल होता है तो इसको बोलते हैं जाके 90 डिग्री। और ये आपका अगर O है इसका इनिशियल रे का फिक्स पॉइंट और ये आपका A है, ये B है, तो ये कुछ इस टाइप का सिंबल आपका रिप्रेजेंट करता है 90 डिग्री को। अंडरस्टूड। अब ये 90 डिग्री जरूरी नहीं कि इसी टाइप का होगा, आपका कुछ इस टाइप का भी हो सकता है, ये भी आपको 90 डिग्री का रिप्रेजेंट करेगा। और दूसरा केस है कि बोला जाएगा कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे, जैसे मान लें कि एक लाइन है आपके पास AB और दूसरा लाइन है आपका, मान लें दूसरा लाइन है CD, बोलेगा ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो इसके बीच का जो एंगल होगा ऑलवेज 90 डिग्री होगा। जब भी परपेंडिकुलर का केस बनेगा, परपेंडिकुलर का बेस बनेगा दो लाइन के केस में तो उसके बीच का एंगल हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। ये आप हमेशा याद रखेंगे। सबसे पहले 90 राइट एंगल मतलब होता है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू 90 होगा, उसको ज्योमेट्रिकली इस टाइप का रिप्रेजेंट कराएगा। जहाँ भी इस टाइप का आपको दिखेगा वो इसका मतलब होता है 90 डिग्री राइट एंगल। अब परपेंडिकुलर जहाँ भी लिखेगा कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है इसका मतलब उसके बीच का जो एंगल है वो आपका 90 डिग्री है। इसके बीच का एंगल 4 एंगल टोटल बनता है। कोई भी लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलरली तो वो चारों का चारों एंगल आपका 90 डिग्री के बराबर होगा। नेक्स्ट आपका है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा? जैसे यहाँ पे आपका ऑब्ट्यूस एंगल के इसके बारे में देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है एन एंगल हुज मेजर इज मोर देन 90 बट लेस देन 180। कोई भी एंगल जिसका मेजरमेंट आपका 90 से बड़ा हो, उसका न्यूमेरिकल वैल्यू 90 से बड़ा हो बट 180 से छोटा हो, तब जाके उस एंगल को हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। अब इसमें कौन कौन सा एंगल आएगा? इसका अगर एग्जांपल लेंगे, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू का एग्जांपल लेंगे तो आपका हो जाएगा 90 से बड़ा, दैट मीन 90 से बड़ा आपका 91 डिग्री हो जाएगा, आपका 92 डिग्री हो जाएगा आपका। और इस तरह से आपका लास्टली जाएंगे 179 डिग्री तक। सारा का सारा एंगल जितना भी इतना एंगल्स आएगा इसके बीच का वो सारा का सारा आपका ऑब्ट्यूस एंगल आएगा। और इसमें से अभी तो आपको यहाँ बता दिए, लेकिन अगर मान लेते हैं 110 लिखें, इसके बारे में पूछा जाएगा कौन सा एंगल है। चूंकि ये 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल के कैटेगरी में आएगा। अब इसका और भी बहुत सारा एग्जांपल है, 120 है। ये सारा का सारा एंगल जो आपका है सारा का सारा ऑब्ट्यूस एंगल के कैटेगरी में आएगा। और इसका अगर ज्योमेट्रिकली कहीं भी आपको दिखेगा कि अगर फिगर बना हुआ है एंगल्स का और देख के बताइए कि वो कौन सा एंगल है, तो ये हमेशा रोटेट करेगा लाइन से। और आपको बताया था इस तरह का परपेंडिकुलर खड़ा हो जाता है, परपेंडिकुलर हो जाता है तो 90 बनेगा और जैसे इससे बढ़ेगा वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। ठीक है। इस टाइप का जहाँ पे ये एंगल का बना रहेगा आपके पास, बुक्स में बहुत सारा दिया हुआ रहता है, तो ये जो एंगल पूछेगा ये किस टाइप का एंगल है, तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल है। क्योंकि इसका मेजरमेंट, इसका वैल्यू हमेशा 90 से बड़ा होगा। क्योंकि अगर ये रोटेट करता हुआ यहाँ तक आ गया तो 90, उससे बढ़ गया तो ऑब्वियसली 90 से बड़ा, इसलिए इस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट आपका है स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल किसको बोलेंगे? जैसे राइट एंगल में एक फिक्स वैल्यू होता था 90 डिग्री, उसी तरह से स्ट्रेट एंगल भी आपका फिक्स वैल्यू होगा। और इसमें क्या होता है कि ये फिक्स वैल्यू
180 डिग्री, मतलब जहाँ पे भी दो रे इस तरह से मूव करेगा, इस तरह से रोटेट करेगा, अपना पोजीशन चेंज करके 180 डिग्री का एंगल बना ले, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल मतलब होता है 180 डिग्री। हमेशा याद रखेंगे स्ट्रेट एंगल मीन्स 180 डिग्री। ऐसा नॉमरिकल में जब भी हम लोग प्रॉब्लम बनाते हैं तो स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। और स्ट्रेट एंगल का मतलब आप समझ जाएंगे, उसका वैल्यू क्या होगा आपका 180 डिग्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक लगता है हमको, जो कि बहुत सारा प्रॉब्लम में, बहुत सारा नॉमरिकल्स में ये आता है कि स्ट्रेट एंगल है, राइट एंगल है। तो राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री, स्ट्रेट एंगल मतलब 180 डिग्री। अब यहाँ पे स्ट्रेट एंगल का फॉर्मेशन कैसे होगा, बनेगा कैसे कि जब दो ऐसा रे मान, या फिर एक ऐसा रे जो रोटेट करना चालू करेगा अपना फिक्स पॉइंट पे, और रोटेट करेगा और अपना अपोजिट डायरेक्शन में वो आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन में जब आ गया तो उस समय जो एंगल का फॉर्मेशन होगा उस एंगल को बोलेंगे 180 डिग्री। और ये दोनों जो रे बना आपका अपोजिट रे एक स्ट्रेट लाइन बना देता है। तो इसका मतलब दो बात पता चला कि जब रे स्टार्टिंग पॉइंट से अपना इनिशियल पोजीशन से रोटेट करना चालू किया और अपना अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो जो उस समय का एंगल जो बनेगा वो 180 डिग्री हो गया। और 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि ये जो रे दोनों रे मिलके एक लाइन बना देगा। तो इससे दो बात पता चला कि लाइन पे कोई भी पॉइंट पे कोई भी एक लाइन है, उसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट लीजिए, उसमें जो उस पॉइंट पे जो एंगल बनेगा टोटल एंगल वो आपका 180 डिग्री होगा। इसलिए इसको स्ट्रेट एंगल बोला जाता है क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे बनता है। स्ट्रेट लाइन के कोई भी पॉइंट पे एंगल जो होता है आपका 180 डिग्री होगा। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका है रिफ्लेक्स एंगल। आप जैसे जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे बढ़ते जा रहा है कि पहले आपका एक्यूट एंगल था जो आपका 90 से छोटा, 90 एग्जैक्ट आ गया तो राइट एंगल, 90 से थोड़ा बड़ा हो गया तो आपका ऑब्ट्यूस एंगल। अब यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल, तो ऑब्वियसली इसके बाद था स्ट्रेट एंगल जो एग्जैक्टली 180 के बराबर है। इसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल। तो इसका मतलब है कि जो एंगल जिसका वैल्यू, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसका मेजरमेंट 180 से बड़ा होगा बट 360 से छोटा हो जाएगा, उस एंगल को बोला जाता है रिफ्लेक्स एंगल। और इसका भी बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो अगर कुछ एग्जाम्पल इसका दें इस टाइप का, तो इसमें से आपका इसका तो वैल्यू होगा कहाँ से आपका इसका वैल्यू होगा 181 से ले करके आपका हो जाएगा 359 तक। जितना भी एंगल्स है सारे एंगल का मेजरमेंट जो होगा वो आपका हो जाएगा, सारे एंगल जो कहलाएगा वो रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसको एग्जैक्ट वैल्यू कुछ लिखना है तो आप लिख दीजिए 181 लिख दीजिए, 190 लिख दीजिए, 200 लिख दीजिए। ये सारा जो भी एंगल होगा 181 डिग्री, 190 डिग्री, 200 डिग्री, 210 डिग्री एंड सो ऑन। इस टाइप का जितना भी एंगल जो आपका 360 से छोटा हो गया लेकिन 180 से बड़ा हुआ, तब जाके इस एंगल को बोलेंगे रिफ्लेक्स एंगल। और अभी पता चला कि अगर आपका इनिशियल रे यहाँ है और अगर यहाँ तक आ गया है तो 180 बनता है। जैसे इधर इस टाइप का मुड़ गया तो ये जो एंगल फॉर्मेशन होगा इस टाइप का, वो आपका ऑब्वियसली 180 से बड़ा होगा और ये आपका रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। और जब भी इस टाइप का आपका फिगर मिलेगा और पूछा जाएगा ये किस टाइप का एंगल है, तो आपको रिफ्लेक्स एंगल बताना है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट आपका है कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है कि जब आपका कोई रे जहाँ से स्टार्ट किया था इनिशियल पोजीशन से वहीं आके फिर रुक जाए तो कंप्लीट एंगल बनता है। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगा वो आपका 360 डिग्री होगा। तो ये आपका एक कंप्लीट एंगल हुआ, इसको कंप्लीट एंगल बोलते हैं। अब यहाँ पे इसका भी एक क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है कि इस कंप्लीट एंगल को 360 क्यों माना गया, उसके पीछे को बहुत सारा रीजन है, तो इसके बारे में बात कभी डिस्कस करा जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट एंगल जब मतलब कोई भी आपका रे जहाँ से स्टार्ट करता है वहीं पे आके रुक जाता है तो कंप्लीट एंगल बोलते हैं। और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू को 360 बोला गया है। एक मैथमेटिशियन का अपना कुछ लॉजिक है उसके पीछे का, इसलिए इसको 360 मान लिया गया है। नेक्स्ट है आपका इक्वल एंगल्स। टू एंगल्स आर इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर। कोई भी दो एंगल ऑब्वियसली इक्वल तभी होगा जब उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि मेजरमेंट सेम होगा। मान लेते हैं आपका दो डिफरेंट एंगल दिया हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे एंगल बना दिए हम आपके पास, दो डिफरेंट एंगल बनाए यहाँ पे। एक आपका एंगल बनाए हम यहाँ पे AOB और दूसरा एंगल हम बना दिए PQ और R। तो ये दोनों एंगल इक्वल तभी होगा जब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगा। मान लीजिए दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर 60 डिग्री है तब जाके बोलेंगे कि एंगल AOB और एंगल PQR आपका इक्वल है, अदरवाइज इक्वल
नहीं हो सकता जब तक इसका मेजरमेंट दोनों का सेम ना हो जाए। तो इक्वल तभी कहलाएगा जब इसका वैल्यू सेम होगा। नेक्स्ट आपका है एंगल बाइसेक्टर। क्या आपके पास है नेक्स्ट एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलेंगे? एंगल बाइसेक्टर आपका रे होगा। कोई भी रे को एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे कब? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ रे दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल एंगल। कोई भी रे को आप उसको एंगल बाइसेक्टर बोलेंगे कब? जब वो रे किसी पर्टिकुलर एंगल को, किसी गिवन एंगल को दो इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा। जैसे मेरे पास एक एंगल है ए ओ और बी, ठीक है। यहाँ पे इसी इनिशियल पॉइंट से आप एक रे ऐसा ड्रॉ कर दें कि ये टोटल एंगल जो है दो इक्वल पार्ट में अगर डिवाइड हो जाएगा, तब जाके इसको बोलेंगे कि जो आपका एक रे है, आपका मान लेते हैं पी है ओ पी, वो आपका कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। ओ पी कहलाएगा एंगल बाइसेक्टर। तो यहाँ पे लिखेंगे अगर मान लेते हैं इफ एंगल ए ओ बी अगर 60 डिग्री है, और अगर यहाँ पे एंगल ए ओ बी 60 डिग्री है एंड ओपी एक रे है, ओपी रे आप ड्रॉ किए एंड ड्रॉ ए रे, एक रे आप यहां ड्रॉ किए हैं एंड ड्रॉ अ रे ओपी सच दैट इस टाइप का ड्रॉ किए हैं कि एंगल पी ओ बी इक्वल हो जाए एंगल ए ओ पी का, और ये दोनों जब 60 है तो इसका मतलब 30 के बराबर होना चाहिए। तब जाके आपका देन ओपी रे इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर। अगर ये आपका एक रे एंगल दिया हुआ है एओपी और दूसरा एक रे इसी इनिशियल पॉइंट से ड्रॉ किए, ऐसा ड्रॉ किए कि इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दे, तब जाके इस ओपी रे को आप बोलेंगे एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट आपका है इंटीरियर ऑफ एन एंगल। अब यहाँ पे कोई जब आपका एंगल ड्रॉ करेंगे कोई भी गिवन प्लेन में, तो वो जो आपका एंगल जब ड्रॉ करेंगे पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, लेकिन जनरली यहाँ पे 2 पार्ट के बारे में पढ़ेंगे कि 2 पार्ट में डिवाइड करता है। और वो 2 पार्ट क्या होगा, जैसे आप मान लेते हैं एक एंगल यहाँ ड्रॉ किए हैं ए ओ बी, तो ये जो आप एंगल ड्रॉ किए एक प्लेन में, गिवन प्लेन में, तो इस पूरे प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है एक्चुअली, लेकिन हम 2 पार्ट के बारे में बता रहे हैं आपको। 2 पार्ट क्या होगा, एक आपका इस एंगल का इंटीरियर रीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका इंटीरियर पार्ट हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा आपका एक्सटीरियर पार्ट। दूसरा क्या हो जाएगा आपका एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द एंगल ऑफ गिवन एंगल, एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गिवन एंगल। तो अगर जो ये रे आप जानते हैं एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइटली, तो इस रे के अंदर जितना भी सारा पॉइंट आएगा उसको बोलेंगे इंटीरियर पार्ट। ये जो पॉइंट लाई कर रहा है वो लाई कर रहा है इंटीरियर पार्ट ऑफ द गिवन एंगल। अगर ये पॉइंट जो है इस गिवन जो एंगल है उसके बाहर लाइज कर रहा है, ये जो आप रे एक्सटेंड करेंगे उसके बाहर लाइज कर रहा है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्सटीरियर ऑफ द गिवन एंगल। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट लिए हैं P, दूसरा पॉइंट लिए हैं Q। इस तरह से एक पॉइंट लेंगे यहाँ पे R और एक पॉइंट यहाँ पे ले लेंगे मान लेते हैं S। तो इसका मतलब है कि P जो है वो लाई कर रहा है इंटीरियर ऑफ द एंगल, S ऑल्सो लाइज इंटीरियर ऑफ द एंगल, but Q lies exterior of the given angle and R also lies exterior of the given angle। तो ये आपका है कि इंटीरियर पार्ट ऑफ द गिवन एंगल एंड एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गिवन एंगल क्या होता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट देखिए आप, देखिए इसको डिफाइन किया हुआ, देखिए द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स लाइंग इनसाइड द एंगल। मतलब कोई जितना सारा पॉइंट है अगर वो एंगल के बीच, एंगल के अंदर लाइज कर रहा है, जो गिवन एंगल है उसके अगर अंदर लाइज कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको बोला जाएगा इंटीरियर ऑफ एन एंगल, इंटीरियर पार्ट ऑफ एन एंगल, इंटीरियर पॉइंट ऑफ एन एंगल,
इसको बोलेंगे। और अगर वो गिवन एंगल का जितना सारा पॉइंट्स है वो गिवन एंगल के बाहर लाइज कर रहा है, आउटसाइड लाइज कर रहा है, तो उसको बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द गिवन एंगल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है ये जो आप अभी इसमें क्वेश्चन बनाएंगे 5P का, जो भी एक्सरसाइज है उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स और सप्लीमेंट्री एंगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, सबसे पहले पेयर ऑफ एंगल्स क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो लिखा हुआ 2 एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर इज 90 डिग्री। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री 2 एंगल में होना चाहिए, 2 एंगल एक साथ रहेगा तभी वो डिफाइन कराएगा। तो 2 एंगल एक साथ हुआ और अगर दोनों एंगल का सम 90 के बराबर हो गया तब जाके उस दोनों एंगल को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, ठीक है ना। फिर लिखा हुआ 2 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आर कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। देखिए एग्जांपल यहाँ से समझ में आइए। सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपके पास 65 और 25। तो इसका मतलब 65 प्लस अगर 25 करे तब ये क्या होगा, इसका वैल्यू जो होगा 90 हो गया, 90 डिग्री के बराबर हो गया। इसका मतलब हुआ 65 एंड 25 आर कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा क्योंकि दोनों का सम आपका 90 है। लेकिन अगर यहां पूछा जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ 65 क्या होगा, तो वो आपका होगा 25 और ये कैसे निकलेगा 90 माइनस 25, 90 माइनस 65 विच इज 25। तो थोड़ा सा देखिए कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए सिंस 65 प्लस 25 इज इक्वल टू 90, देयरफॉर 65 एंड 25 आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएगा, ठीक है। लेकिन 65 का कॉम्प्लीमेंट कौन कहलाएगा, 25, और 25 का कॉम्प्लीमेंट कौन कहलाएगा, 65। उसी तरह से पूछेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ 25 क्या होगा, तो आपका हो जाएगा 65। और निकालने का तरीका क्या है फाइंड करने का, क्योंकि कोई पर्टिकुलर एंगल का आप कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे गिवन एंगल से, ठीक है। ये आपका इसका डिफिनेशन हुआ। नेक्स्ट आपका है सप्लीमेंट्री एंगल। देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, जब 2 एंगल्स का सम आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। जैसे अगर 100 एग्जांपल लें आपका 180, तो चूंकि इसका सम आपका 180 आ रहा है तो इसका मतलब हो गया 100 डिग्री एंड 80 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल। ये कौन सा एंगल कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल का। जब 2 एंगल का सम आपका 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो दोनों एंगल आपको सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और ये दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट है, 180 का सप्लीमेंट है और 80 100 का सप्लीमेंट है। तो अगर पूछेंगे सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री, तो 100 डिग्री का सप्लीमेंट आपका 80 हो जाएगा, 80 डिग्री। और सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री जो है आपका वो हो जाएगा आपका 100 डिग्री, ठीक है। ये आपका 2 अलग अलग बात आपको ध्यान में रखना है। सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री का क्या होगा, जब 2 एंगल का सब 180 हो जाएगा तो वो दोनों एंगल को सप्लीमेंट्री का लेंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट है। तो सप्लीमेंट ऑफ 100 इज 80 एंड सप्लीमेंट ऑफ 80 इज 100। इतना बात समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें जो आपको समझने वाली बात है वो ये है कि इसको अगर निकालना हो, किसी एंगल का सप्लीमेंट निकालना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है कोई भी एंगल का, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x का अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हमेशा याद रखिएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री माइनस x। कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो 90 डिग्री माइनस x। अगर सप्लीमेंट निकालना है किसी भी एंगल का अगर आपको सप्लीमेंट निकालना है तो इसका सप्लीमेंट ऑफ एन गिवन एंगल, एनी गिवन एंगल, अगर y निकालना है तो इसका हो जाएगा 180 डिग्री माइनस y। तो ये एंगल निकालने का एक
तरीका है, पैटर्न है। लेकिन अगर आपको फाइंड करना है, जिस तरह के फाइंड करेंगे और न्यूमेरिकल तो आसानी से निकल सकता है।